17 दिसंबर 1995 वेस्ट बंगाल के जिला पुरुलिया। यार यहाँ एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को हिला दिया। किसान यार हर रात की तरह सोच रहा था कि आज तो बरसात होगी, लेकिन 17 दिसंबर की रात को बरसात तो हुई, लेकिन पानी की नहीं, हथियारों की। It was the 18th of December 1995. A mysterious weapon consignment was dropped from the sky. आसमान से हजारों हथियार गिरे, अम्युनिशंस गिरे, रॉकेट लॉन्चर्स गिरे, ग्रेनेड्स गिरे। लेकिन आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सभी एजेंसियों ने अपना अपना इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इस 30 सालों में आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये हथियार हिंदुस्तान की धरती में क्यों गिराए गए। यार आज 2025 है और ऐसा नहीं है कि 1995 में हमारी मतलब एयर स्पेस या हमारी एयर फोर्स या हमारी जो भी वायु सीमाओं को देखती है वो आधुनिक नहीं थी, आधुनिक थी। अगर उस टाइम भी हमारे देश की सीमाओं में कोई भी प्रवेश करता तो हमारे रडार्स बता देते बिल्कुल हम आधुनिक थे। और उस टाइम जो सरकार थी, उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे यार। तो ये कैसे हुआ कि एक प्लेन हिंदुस्तान के अंदर एंटर होता है, वेस्ट बंगाल जाता है और पुरुलिया के अंदर आसमान से पैरासूट के जरिए ये बहुत सारे हथियारों को नीचे डालता है और फिर ये प्लेन एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है यार, किसी को नहीं पता चलता। और फिर क्या होता है 18 तारीख की सुबह को यार, जैसे किसान लोग आम तरीके से उड़ते हैं, सब किसान उड़ते हैं, उठने के बाद अपने खेतों में जाते हैं। जब वो अपने खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं यार। तो किसानों को लगता है कि ये क्या है, इतने बड़े बड़े बॉक्स यार खेतों के अंदर, वो भी किसी पैरासूट के साथ लगे हुए। तो किसान और जो भी लोग हैं वो उन बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उन बॉक्सों के अंदर AK-47 रॉकेट लॉन्चर, दुनिया भर का अम्युनिशंस, हैंड ग्रेनेड। और ये एक ही जगह नहीं था, आसपास के 3-4 गांवों के अंदर। और मतलब गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने जितने हथियार ले जा सके वहां से ले जाए। लेकिन ये बात वहां की लोकल इंटेलिजेंस इन्हीं तक पहुंचती है, बंगाल की प्रशासन तक पहुंचती है, बात सीधे दिल्ली आती है। और हमारी यार चाहे हमारी जो भी PMO हो, सीक्रेट सर्विस हो, IB हो, RNW हो, MI हो, जो भी है, सबके साथ हिल जाते हैं। एक ही चीज, बंगाल। जब बंगाल में पहुंचते हैं देखते हैं पूरे वेपन्स कहां से आए नहीं पता। तो सभी को एक चेतावनी दी जाती है भारत सरकार की तरफ से, वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, कि जो भी लोग इन हथियारों को लेकर गए वो जमा करा दें। अगर वो जमा नहीं कराएंगे तो सरकार क्या करेगी, उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेगी। लेकिन अभी तक सरकार इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो रखी है कि भाई ये वेपन आए कहां से। अभी तो कुछ एक लोगों ने तो भाई हथियार दे दिया, कुछ एक सर्च ऑपरेशन चलाए और 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर जितने हो सके वेपनों को रिकवर करने की कोशिश करी और वेपनों को इकट्ठा किया सरकार ने। अभी भी हमारी एजेंसीज पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं पता चल पा रहा कि ये इतने आधुनिक हथियार आए कहां से। उस टाइम वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट यानी कि CPI की सरकार थी, ज्योति बसु वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने भी एक अभियान चलाया, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं पता चल पा रहा भाई कि ये हथियार आए कहां से। ये आसमान से गिरे, लेकिन कहां अदृश्य तरीके से इन्हें गिराने वाले गायब हो गए। और तभी क्या होता है, मतलब ये समझो कि हमारी एजेंसीज तो ढूंढ ही रही थी यार कि हथियार कहां से आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक प्लेन एंटर होता है 3 दिन के बाद 21 दिसंबर को। और ये थाईलैंड होते हुए जैसे ही बॉम्बे की एयर स्पेस के अंदर एंटर होता है तो हमारी, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जैसे बोला कि हथियार गिरे थे तो पूरी की पूरी एजेंसियां अलर्ट में थी। हवाई सीमाओं के ऊपर कई सवाल पैदा हो गए थे, क्योंकि प्लेन तो हवा, मतलब हथियार तो हवा से ही गिराए थे ना यार, क्योंकि पैरासूट लगा हुआ था उसमें, ना कोई गाड़ियों के निशान थे, ना लोगों के पैरों के निशान थे, सस्पिशियस कुछ भी नहीं था। तो लोगों को पता चल गया था कि सारे के सारे इतने इतने हथियार कहां से गिराए, आसमान से गिराए। तो इस प्लेन को क्या किया जाता है, हमारी एयर कंट्रोल अथॉरिटी वार्निंग देती है कि आप प्लेन को लैंड करो, नहीं तो हम प्लेन को गिरा देंगे। तो इस प्लेन को बॉम्बे में जब प्लेन उतरता है तो बॉम्बे के अंदर ये प्लेन उतरने के बाद इस प्लेन से 6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है यार। इसमें से 5 लोग तो लातवियान के थे और एक ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था पीटर ब्लीच।
इन 6 को जब अरेस्ट करके लाती है एयर कंट्रोल, जो हमारी एयरफोर्स है या एजेंसीज हैं, और इनसे पूछताछ करना शुरू करती है, और यहां बंगाल से रिपोर्ट आती है कि 300 AK-47 हथियार बरामद हुए, 15,000 से ज्यादा अम्युनिशंस को पकड़ा गया है, कई रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए हैं जो एंटी टैंक थे, जो टैंकों को बर्बाद करने के काम पर आते थे या एयर स्पेस के अंदर उड़ते हुए प्लेन को गिराने के काम में आते थे, हैंड ग्रेनेड, कई माइंस, M14, M16, ये सारे रिकवर होते हैं। तो सरकार तो वैसी शौक में थी यार, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं उससे सरकार और भी हिल जाती है। पीटर ब्लीच बोलता है कि मैं इन हथियारों को लेकर आया और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि ये वेपन्स को एक जगह पर गिराना है, जो मैंने गिराया। लेकिन वो एक बात बोलता है, इससे शौक हो जाती है सारी दुनिया। वो बोलता है कि इस सब की जानकारी भारत सरकार को पता थी, उस टाइम की सरकार को पूरी जानकारी पता थी, हमारी आईबी को पता थी, हमारी RNW को पता थी, जो भी हमारी सीक्रेट सर्विसेज थे उनके कुछ एक लोगों को ये पूरी जानकारी थी। और वो बोलता है कि लेकिन इस पूरी प्लानिंग जो है वो किम डेवी को पता है, और अब किम डेवी से पूछ लो। अब जैसे किम डेवी का नाम लेता है वो, तो भाई 5 तो मैंने जैसे आपको बोला कि लातविया के नागरिक पकड़े गए थे, 6ठा ये था, अब किम डेवी तो कोई है ही नहीं। तो यहां पर एक और चीज कि ये कैसे पॉसिबल है कि बॉम्बे के एयरपोर्ट पर एक प्लेन उतरता है, और ये सोचो कि उससे पहले 3 दिन से पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, लेकिन प्लेन के उतरने के 4-5 घंटे के अंदर अंदर जब इन लोगों से पूछताछ हो रही है, इन 6 लोगों से पूछताछ, एक ब्रिटिश का और 5 लातविया का, इतनी देर में इस केस का मास्टरमाइंड गायब हो चुका है। आज भी एक एयरपोर्ट के अंदर से बिना उनकी मर्जी के एक सुई बाहर नहीं आ सकती, और जिस टाइम पूरा देश हिला हुआ है, इस केस का मास्टरमाइंड गायब होना। तो सीधे बात आती है सरकार के ऊपर कि नहीं, कहीं ना कहीं उस किम डेवी को बाहर निकालने का जो पूरा हाथ है उस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट का है। कुछ एक सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जैसे ये प्लेन लैंड हुआ था, कुछ पावरफुल लोगों को इस बारे में पता चल गया था, और उन्होंने अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा और सीधे किम डेवी को उस एयरपोर्ट से बाहर निकाला, और वाई नेपाल होते हुए उसे यहां से म्यांमार भेज दिया। एजेंसी पूछती है तो पीटर बताता है कि ये जो प्लेन था, ये कराची से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने, मतलब 16 दिसंबर को। इसके बाद ये हिंदुस्तान के एयर स्पेस के अंदर एंटर होता है प्लेन, और ये प्लेन बनारस में उतरता है, वहां पर फ्यूल भराता है, और 7 घंटे तक ये प्लेन होल्ड रहता है। उसके बाद ये प्लेन क्या करता है, डीवी लोकेशन जैसे वेस्ट बंगाल की एयर स्पेस में एंटर होता है, और प्लेन बिल्कुल नीचे आता है जहां से ये आसानी से हथियारों को गिरा सके। तो ये आधी रात के टाइम क्या करते हैं, प्लेन को महज 1000 फीट की हाइट पर लाके सारे हथियारों को बॉक्स में पैक करे हुए थे जो पहले से ही, उनको पैरासूट की मदद से क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और ये प्लेन इसके बाद थाईलैंड की स्पेस के अंदर चला जाता है। यार सबसे रहस्यमयी चीजें जो धीरे धीरे खुलेंगी, मैंने क्या बोला कि पिछले 30 सालों के अंदर भी आज भी ये केस क्या है, एक रहस्य की तरह है। सभी एजेंसी ने इस पर काम किया, लेकिन यकीन से आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तक भी ये केस हमारे कोर्ट पर पेंडिंग है, आज तक भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला कि आखिर ये हथियार क्यों आए। मैं सिर्फ आपको थ्योरीज बताता हूं ताकि मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, आप सिर्फ सुनना। अगर मैं इस पूरी थ्योरी को समझाऊं तो हमें थोड़ा सा इतिहास में आना पड़ेगा। यार जब 1950 के अंदर क्या हुआ, हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, और उस टाइम 2 सुपर पावर देश थे दुनिया के अंदर, एक था यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका था। दोनों पावरफुल बनना चाहता था यार, दोनों का एक ही मकसद था कि दुनिया में सिर्फ उनका राज हो, चाहे यूएसएसआर हो चाहे अमेरिका हो। दोनों के इस कोल्ड वॉर में दुनिया पिसती जा रही थी, और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। यार इसी दौर में एक संगठन पैदा हुआ, आनंद मार्ग। प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें आप आनंद मूर्ति बाबा भी कहते हैं। यार इस संगठन का काम था योग, ध्यान, सेवा, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी ना यार, वो हमेशा इसको एक सस्पिशियस नजर से देखती थी। तभी इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने इस संगठन को बैन भी किया था। लेकिन लोग कहते हैं कि यह संगठन नफरत करता था कम्युनिस्ट से, ये चाहता था कि बंगाल के अंदर से कैसे भी ज्योति बसु की सरकार जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके पीछे CIA था, क्योंकि CIA इन्हें सपोर्ट करता था, क्योंकि CIA को लगता था कि बंगाल के अंदर जो भी कम्युनिस्ट सरकार है
वो किसको सपोर्ट करती है? वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं इस सरकार को यूएसएसआर ने बनाया है। यही पहला एक कारण था कि जब 1995 में सारे हथियार गिरे तो सबसे पहले शक किसके ऊपर आया? इसी संगठन के ऊपर आया, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर भी वहीं था, बंगाल में ही, पुरुलिया में ही इनका हेडक्वार्टर था। तो दूसरा शक यह कंफर्म था कि ये हथियार इन्हीं के लिए आए हैं। इनके ऊपर केस भी चलाया गया, सीबीआई ने यह केस कोर्ट में भी पुटअप किया, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया सीबीआई जिससे यह प्रूफ हो कि ये हथियार इन लोगों के लिए आए थे या इस संगठन के लिए आए थे। और भारत सरकार इन सभी 6 के 6 लोगों के ऊपर केस चलाती है, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उस टाइम एक ऐसा ऑपरेशन कहें या ऐसे एक आतंकवादी गतिविधि कहें जिससे पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। इन 6 के 6 लोगों को हिंदुस्तान सरकार ने उम्र कैद की सजा दी। और जैसे मैंने आपको बोला, इस केस का मास्टरमाइंड किम डैमी तो डेनमार्क भाग गया था, लेकिन भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी कि उसे डेनमार्क से वापस लाया जाए, लेकिन डेनमार्क गवर्नमेंट ने कभी उसे भारत को नहीं सौंपा। अब आते हैं कहानी की कुछ एक सस्पिशियस चीजों में जिन्होंने आज भी इस कहानी को उलझा रखा है। जो पीटर ब्लीच है वो ब्रिटेन का रहने वाला था और ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए काम करता था, लेकिन उसने ब्रिटिश एयरफोर्स से रिजाइन दे दिया। इसके बाद ये किसमें जुड़ गया? इसके बाद ये आर्म्स डीलिंग के अंदर जुड़ गया। इसका काम था दुनिया के अलग अलग देशों को वेपन सप्लाई करना, और तभी कहते हैं कि ये MI6 और CIA की नजरों में आया। और लोग कहते हैं कि ये दोनों देशों के लिए क्या करता था, एक डबल एजेंट का काम करता था। लेकिन आज भी ये कंफर्म नहीं है कि पीटर ब्लीच MI6 का एजेंट था, MI5 का एजेंट था या CIA के लिए काम करता था, लेकिन यह चीज पक्का है कि दुनिया की किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम करता था। किम डैमी, इसका असली नाम निकोलस क्रिश्चियन, बहुत मुश्किल सा नाम है यार। ये तो पहले ही सस्पिशियस है यार, क्योंकि इसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता डेनमार्क का। मैं आपको ये बताऊं कि कई बार डेनमार्क के अंदर इसके खिलाफ कई कार्रवाई हुई, लेकिन कभी इसको अरेस्ट नहीं किया गया। यहां तक कि एक बार कहते हैं कि डेनमार्क की फोर्स ने इसके घर पर छापा मारा तो इसके घर के अंदर ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, US पासपोर्ट मिला, तब भी किसी ना किसी का हाथ इसके ऊपर था कि इसे ज्यादा टाइम तक डेनमार्क की जेल में नहीं रखा गया। और आप खुद ही सोचो, जहां हिंदुस्तान ने अपनी पूरी डिप्लोमेसी लगा दी, फिर भी डेनमार्क गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, इसे हिंदुस्तान को नहीं सौंपा। आज भी इसे हिंदुस्तान को नहीं सौंपा। बट डेनमार्क गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही चीज बोल दिया कि किम डैमी कहता है कि उसके साथ भारत के अंदर एक अच्छा आचरण नहीं किया जाएगा, इसीलिए उसे भारत को डिपोर्ट ना किया जाए। यार एक चीज बताओ, एक आदमी हमारे देश की सीमाओं के अंदर आता है, हमारे देश में हथियार गिराता है, और फिर वो कहता है कि भारत उसके साथ एक अच्छा आचरण नहीं करेगा। क्या सिर्फ इस पॉइंट पर डेनमार्क गवर्नमेंट भारत को नहीं दे रही है, या वजह कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किम डैमी के भारत आने से कई उन लोगों के नाम, उस देशों के नाम एक्सपोज हो जाएंगे जिसको कुछ एक पावरफुल देश नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के कुछ एक पावरफुल लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि किम डैमी भारत आए? जब इन 6 लोगों के ऊपर हम दोबारा जाते हैं, इन 6 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। अब कहानी यहां से और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है यार। और आपको पता है, महज 4 साल के अंदर इनमें से 5 लोगों को सजा माफ कर दी जाती है। हमारे जिस देश में यार कि एक क्राइम के अंदर, एक छोटे से क्राइम के अंदर भी जिसमें महज 15 दिन के अंदर बेल हो सकती है, 20 दिन के अंदर बेल हो सकती है, कुछ एक लोग, मैं कुछ एक लोगों की बात कर रहा हूं जो इनोसेंट हैं या जो सताए हुए हैं या आज के टाइम भी जेल चले गए, वो 10-10 साल से जेल से नहीं निकल पा रहे हैं यार। लेकिन सरकार ने महज 4 साल के अंदर इन 6 में से 5 लोगों को माफ कर दिया और उनके देश भेज दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं असली वजह, जो 5 लड़कियां के लोग थे, इन 5 ने अपनी नागरिकता बदली और रूस की नागरिकता ले ली। कहीं ना कहीं कहते हैं कि FSB को पता था कि यही वो 5 लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में नहीं रहने चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में FSB यानी कि जो उनकी सीक्रेट सर्विस है या रशिया की कोई बड़ी चीजें हिंदुस्तान के हाथ लग सकती हैं। तो प्रेशर दिया गया हिंदुस्तान गवर्नमेंट के ऊपर और महज 4 साल के अंदर इनकी सजा को माफ कर दिया गया और इन्हें रशिया भेज दिया गया। इसके बाद 4 साल के बाद 2004 के अंदर इस केस का मेन आदमी जिसने पूरे ऑपरेशन को ग्राउंड पर लीड किया, मतलब पीटर ब्लीच, सेम पीटर ब्लीच के साथ भी यही हुआ यार। पीटर ब्लीच की भी सजा माफ कर दी गई 2004 में और उसको ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके पीछे की वजह MI6 का प्रेशर हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, या जिन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था कि पीटर ब्लीच को
ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए या उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। यार जिस आदमी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, मैं इसको बड़ा ऑपरेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 300 AK-47, 15,000 राउंड, कुछ एक रॉकेट लॉन्चर, कुछ एक ग्रेनेड, कुछ एक एंटी मिसाइल, कुछ एक लैंडमाइन पकड़ी गई नहीं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा था यार, मैं आपको बताऊं, जो आज तक कभी सामने नहीं आया। हजारों AK-47 थी यार जो पकड़ी नहीं गई, महज 300 दिखाई तो 300 बता दिया गया। हजारों लाखों राउंड्स थे जो उस ऑपरेशन में गिराए गए। आज भी वो कहीं ना कहीं है, आज भी पूरे रिकवर नहीं हुए। आज आप देश में सुनते हो यार कि 4 आदमी के पास AK-47 पकड़ी, नक्सलाइट के पास AK-47 चले गई। आखिर ये हथियार कहां से आया? तो कहीं इस पूरी चीज का खुलासा ना हो जाए। पीटर ब्लीच को भी इस देश से बाहर भेज दिया गया और पीटर ब्लीच ब्रिटेन चला गया, और आज भी पीटर ब्लीच आजाद घूम रहा है यार। अब एक स्पाई की नजर से सोचते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको आपका आंसर मिल जाएगा यार। अगर हम 1995 में देखें तो उस टाइम देश के अंदर क्या क्या चल रहा था यार। देश के अंदर कश्मीर का अपना मुद्दा चल रहा था, पाकिस्तान का एक अलग मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, बिहार के अंदर CPI इनके अंदर आपसी लड़ाई, कांग्रेस को सरकार चाहिए थी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी म्यांमार का एक अपना फाइट चल रहा था यार। काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी एक अपनी आर्मी चाहती थी। यहाँ बांग्लादेश के अंदर एक अपना अलग मुद्दा चल रहा था, बांग्लादेश के अंदर की एक अलग आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। ये पूरे आसपास का मैं आपको बता रहा हूं। अब यहीं पर थ्योरी कि अगर ये हथियार FSB भेज रहा है, यानी कि रशिया भेज रहा है, तो रशिया का क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है कि रशिया इन हथियारों को भेज रहा हो बंगाल के CPI या M के लोगों को, ताकि वो मजबूत हो सके, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं क्या है, कांग्रेस बंगाल को भी अपना बनाना चाहती है। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट से कौन फाइट करेगा? जब तक इनके पास हथियार नहीं होंगे तो ये लोग कैसे लड़ेंगे? ये एक एंगल, अगर रशिया उन लोगों को हथियार भेजता है। अब मैं आता हूं कि नहीं, ये हथियार CIA भेजता है। अगर ये हथियार CIA भेजता है तो CIA का मेन मकसद है बाबा आनंद। उसको पता है कि कहीं ना कहीं आनंद बाबा क्या था, ये नफरत करता है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। अब CIA को लगता है कि यार इस देश के अंदर भी एक गृह युद्ध स्टार्ट करा दो। क्या करा दो? एक गृह युद्ध स्टार्ट करा दो कि ये सारे के सारे वेपन इनके फॉलोवर को देना शुरू कर दो, ताकि ये क्या करें, प्रेजेंट जो वहां की स्टेट की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ फाइट हो और देश के अंदर एक बड़ा गृह युद्ध हो। CIA भेज सकता है। अब आ जाते हैं MI5 या MI6 की बात। अगर MI6 ये हथियार भेजता है तो MI6 ये हथियार भेजेगा बांग्लादेश के अंदर। वो चाहता है कि कैसे भी करके ये हथियार क्या हो बांग्लादेश पहुंचे, लेकिन रूट इंडिया का था। यहां पर एक सू इसलिए आती है कि हो सकता है कि MI6 ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला हो कि बांग्लादेश के अंदर ISI का क्या हो रहा है, इंटरफेयर ज्यादा हो रहा है, या बांग्लादेश के अंदर क्या होता है, जमात वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिससे इंडिया को भी खतरा है। तो हम सिर्फ आपका एयर स्पेस मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ आपका एयर स्पेस, ताकि ये वेपन को बांग्लादेश के बॉर्डर में गिरा जा सके, मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर में गिराया जा सके। तो हो सकता है कि हमारे सीक्रेट एजेंसी या हमारे जो भी उस टाइम सरकार में थे उन्होंने मदद करी, क्योंकि यार हमारे देश के लिए वेपन नहीं थे। उन्हें लगा ये वेपन बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, इससे हिंदुस्तान का बॉर्डर भी सेफ रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये वेपन उन लोगों के हाथ में चले जाएं जो आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जमीनी बनावट के हिसाब से शायद पीटर ब्लीच कहें या 5 लिथुआनी कहें या इस केस का मास्टरमाइंड, उनको एक्यूरेट जगह नहीं पता चल पाई जहां उन्हें कुछ एक किलोमीटर दूर ये वेपन गिराने थे बांग्लादेश के अंदर। ये वेपन कहां गिर गए? पुरलिया के अंदर गिर गए। यार ये अलग अलग थ्योरी हैं, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये आज तक दुनिया में कोई नहीं पता कर पाया। लेकिन एक बात सही है जिसको हम नकार नहीं सकते, प्लेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, एयर स्पेस के अंदर आया प्लेन। इसका मतलब उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट में जो भी लोग पावर में थे उनमें से कुछ एक लोगों को पता था, क्योंकि बाद में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में क्या बोल दिया था कि हमारे रडार उस टाइम मेंटेनेंस में गए हुए थे। क्या बात है, जिस दिन प्लेन आता है उसी दिन आपके रडार सारे मेंटेनेंस में गए हुए थे, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया। चलो मैं मान लेता हूं कि यार आपके मेंटेनेंस में रडार गए हुए थे, उस दिन इमरजेंसी हो गई थी, देश में दूसरे रडार नहीं थे,
अगर इसी प्लेन की जगह अगर इस देश के अंदर कोई फाइटर पायलट आते और देश को बर्बाद करके चले जाते तो तब जिम्मेदारी क्यों लेते? मतलब तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो यार ये तो अलग अलग बातें हैं। एक एयरपोर्ट से किम डेवी को कैसे निकाल लिया गया? क्या लगता है कि यार ये बिना प्रशासन की मदद से या बिना पावर में बैठे हुए लोगों की मदद से एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट से इस केस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड को बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको नेपाल टू डेनमार्क भेज दिया जाएगा? लेकिन यार आज भी 30 साल के बाद इस केस का एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस टाइम देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और जैसे मैंने आपको बोला वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु की सरकार थी, या जो भी उस टाइम ब्यूरोक्रेट्स पावर में रहे होंगे, शायद उन्हीं को पता होगा कि ये देश के अंदर ये हथियार क्यों आए। 30 साल के बाद आज भी इसकी गुत्थी क्यों नहीं सुलझी? क्योंकि कई सरकारें आई, ऐसा नहीं है, बहुत सरकारों ने किम डेमी को डेनमार्क से मांगा, डिपोर्ट करने के लिए बोला, लेकिन डेनमार्क गवर्नमेंट ने कभी आज तक उसे हमारे हैंड ओवर नहीं किया। लेकिन चलो जो भी है, इन हथियारों को गिरने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, क्योंकि सरकार को पता चल गया और इन हथियारों को रिकवर किया गया। और जितने बाकी के हथियार नहीं मिले, इस देश के अंदर कई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन हथियारों का इस्तेमाल उन आतंकवादी गतिविधियों में ना हुई हो। लेकिन कभी ना कभी ये रहस्य खुलेगा, कभी ना कभी वो फाइलें खुलेंगी और शायद आने वाले वक्त में या आने वाली पीढ़ियों को पुरलिया आर्म्स ऑपरेशंस या आर्म्स ड्रॉप्स के बारे में पता चले। आखिरी मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, प्लेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, चाहे किम डेमी मास्टरमाइंड था, पीटर ब्लीस था, 5 लड़ते के लोग थे, जो भी था, वो लोग काम करने आए। क्यों आए? क्योंकि वो अपने देश के लिए काम कर रहे थे यार, चाहे किसी के लिए भी काम कर रहे थे, उनकी देश की एजेंसियों को पता था, कुछ एक पावरफुल लोगों को पता था, उन्होंने इतना रिस्क लेके हमारे देश की सीमा के अंदर आए और अपना ऑपरेशन पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो दुनिया के किसी भी देश के लोग क्यों ना हो, उनको पता है कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा झुकाव हमारे देश के लिए होना चाहिए, चाहे पीटर ब्लीच का झुकाव ब्रिटेन के लिए था, चाहे किम डेवी का झुकाव डेनमार्क के लिए था, चाहे उन 5 लोगों का झुकाव रशिया के लिए था, लेकिन हमारा झुकाव सिर्फ हमारे देश के लिए होना चाहिए।